हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8086 के एमसीक्यूज़ को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और कुछ मैंने जो असेंबली लेवल प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फाइन, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द साइज ऑफ ईच सेगमेंट इन 8086। आपको ऑलरेडी पता है कि हमने जब आर्किटेक्चर वाला पार्ट आपको बताया था तो बताया था कि आपके पास यहाँ पे 1 MB का स्पेस होता है 8086 में। ठीक है, और इस 1 MB के स्पेस को हम 64 KB के 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वो 4 सेगमेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा डेटा सेगमेंट, ठीक है, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है, एक होता है हमारा स्टैक सेगमेंट एंड कोड सेगमेंट। तो ये हमारे 4 सेगमेंट्स में हमारा 1 MB का स्पेस डिवाइडेड रहता है और हर एक पार्ट आपका 64 KB का होता है। तो साइज ऑफ ईच सेगमेंट इज 64 KB। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द 1 सेकेंड, क्लियर कर लें स्क्रीन। द which address of memory is a 20 bit एड्रेस फॉर 8086 माइक्रोप्रोसेसर। आपका ये जो 20 बिट का एड्रेस होता है ये किस तरह का एड्रेस होता है? फिजिकल होता है या लॉजिकल एड्रेस की बात होती है? तो ये जो लॉजिकल एड्रेस है इट इज एसोसिएटेड विद योर सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, ये आपका किससे रिलेटेड है? सेकेंडरी स्टोरेज से रिलेटेड है। पर जो आपका ये फिजिकल एड्रेस है ये आपका मेन मेमोरी का एड्रेस होता है। तो हम ये जो डिस्क्रिप्शन देते हैं ना 8086 का, ठीक है, ये हमारा 20 बिट का जो एड्रेस होता है ये कौन सा एड्रेस होता है? ये फिजिकल एड्रेस होता है एंड फिजिकल एड्रेस बिलोंग टू मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल एड्रेस। ठीक है, और द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8086 इज अवेलेबल इन 40 पिन, 50 पिन, 30 पिन एंड 20 पिन। ये तो आपको डेफिनेटली ही पता होगा कि 8086 का जो पिन डायग्राम है उसमें कितनी पिन्स आप लगाते हैं। तो इसका आंसर है ए, 40 पिन। आपका जो 8085 है वहां पे भी आपको 40 पिन्स ही मिलती हैं। ठीक है, और 8086 में भी आपके पास 40 पिन्स ही अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 8086 एग्जाम्पल ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट आर। 8086 में आपके पास नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन सा होता है? दैट इज NMI। इसका नाम ही है NMI, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, तो आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट NMI है और आपका ऑप्शंस दिए हुए ट्रैप, RST 6.5, INTR। तो ये सारे तो किससे बिलोंग करते हैं? 8085 से। इनमें से कोई भी इंटरप्ट, पहली चीज तो 8086 में INTR तो होता है, INTR होता है, पर ये क्या होता है? ये मास्केबल इंटरप्ट है। ठीक है, RST 6.5 एंड ट्रैप ये किसके इंटरप्ट हैं? ये 8085 के इंटरप्ट हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम 8085 के रिस्पेक्ट में देखें तो ट्रैप आपका नॉन मास्केबल है, लेकिन किसके लिए? 8085 के लिए। ठीक है, और आपका जो 8086 के लिए कहे तो वो होता है आपका NMI। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि NMI आपको दिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल टाइप ऑफ इंटरप्ट। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन से इंटरप्ट को दी गई है इन 8086 प्रोसेसर? ठीक है, तो इंटरप्ट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है मैंने जिसमें सारे इंटरप्ट्स को कवर किया है, किसका क्या काम होता है, किसकी क्या प्रायोरिटी है। तो बहरहाल NMI जो इंटरप्ट होता है दैट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ये आपका पहली चीज, इसको ये हार्डवेयर इंटरप्ट भी है, ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी है। ठीक है, और इसकी जो प्रायोरिटी होती है ये हाईएस्ट होती है। फाइन, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फाइन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ 8086, इनमें से कौन सा है जो 8086 का आर्किटेक्चर को फॉर्म करता है या 8086 के आर्किटेक्चर का पार्ट है? ठीक है, तो एक आपको दिया है द बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप जो आपका आर्किटेक्चर है इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है BIU मतलब बस इंटरफेस यूनिट, अपर पार्ट को हमने जो डायग्राम है आपने देखा हो, अपर पार्ट आपका बेसिक इंटरफेस यूनिट होता है और लोअर पार्ट आपका एग्जीक्यूशन यूनिट होता है। ठीक है, तो आपका ये दोनों ही ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये दोनों ही आर्किटेक्चर के पार्ट हैं और ये दोनों मिलके ही ये 2 स्टेज पाइपलाइनिंग को आपके इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इस 2 स्टेज
स्टेज पाइपलाइन, क्योंकि आपका 8086 जो है ये पाइपलाइन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, और ये 2 स्टेज इसीलिए क्योंकि ये 2 अलग-अलग फेजेस में काम कर रहा है, बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही जवाब है दैट इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन जनरल द डेस्टिनेशन ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कैन बी, जो आपका डेस्टिनेशन है वो क्या हो सकता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन में जो डेस्टिनेशन है वो क्या हो सकता है। सो मेमोरी लोकेशन हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, इमीडिएट डेटा हो सकता है, और मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर ये सारा हो सकता है। तो देखो, अगर यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑपरेंड ना करके अगर हम सोर्स की बात करते, ठीक है, सोर्स ऑपरेंड की बात करते, स्पेलिंग गलत लिख दी सॉरी, तो डेस्टिनेशन की जगह हम यहाँ पे कहते सोर्स, ठीक है, तो उस केस में ये तीनों ही सही होते हैं। मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है, सोर्स किसी भी इंस्ट्रक्शन में मेमोरी लोकेशन भी सोर्स हो सकता है, रजिस्टर में भी आपका ऑपरेंड हो सकता है, और इमीडिएट डेटा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन की बात हो रही है, तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो या तो मेमोरी लोकेशन होगा या तो रजिस्टर होगा। आप डेटा में डेटा थोड़ी सेव करते हैं, ठीक है, तो इमीडिएट डेटा तो आपका हो ही नहीं सकता। सो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर, इन दोनों को कंबाइंड वे में ऑप्शन डी में लिखा है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंस्ट्रक्शन CMP टू कंपेयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स इट परफॉर्म्स, आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर है या जो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन है CMP, ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंपैरिजन करने के लिए, तो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो 0 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब मैच हो गया, जो दो चीजें आपकी कंपेयर हो रही थी वो इक्वल है। और अगर ये 0 नहीं होता है, ठीक है, तो आपका ये जो ऑपरेशन होगा इसका मतलब दो चीजें मैच नहीं कर रही हैं, इसके स्टेटस को आप 0 फ्लैग से भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, 0 फ्लैग से भी ऑपरेशन परफॉर्म किया सब्ट्रैक्शन, उसके बाद 0 फ्लैग के स्टेटस के बेसिस पे हम कंपैरिजन का रिजल्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग कंपैरिजन ऑपरेशन द रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग और सब्ट्रैक्शन इज स्टोर्ड इन, जो भी आप कंपैरिजन करते हैं, भाई कंपैरिजन करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, CMP। तो CMP के लिए अभी अभी हमने बताया कि आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो रिजल्ट आता है उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसका काम तो कंपेयर करना था ना, तो ये रिजल्ट क्यों स्टोर करेगा, तो आप रिजल्ट को कहीं भी नहीं स्टोर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, nowhere। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, CMP मींस CMP इंस्ट्रक्शन। फाइन, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट कन्वर्ट्स द रिजल्ट इन एन अनपैक्ड डेसिमल डिजिट्स, वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो आपके जो रिजल्ट है उनको अनपैक्ड डेसिमल डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं AAA, AAS, AAM एंड ऑल ऑफ द मेंशन। तो सही ऑप्शन तो है आंसर नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन। चलिए बारी बारी से इनका फुल फॉर्म देखते हैं। ये AAA का क्या मतलब है, वन सेकेंड। AAA मीन्स होता है आस्काई एडजस्ट आफ्टर एडिशन। ठीक है, और जब हम AAS की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आस्काई एडजस्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसके बाद जब हम AAM की बात करेंगे इसका मतलब हुआ आस्काई एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ये तो हुई फुल फॉर्म की बात है। अब इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो जितने भी आस्काई एडजस्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं ये हमेशा आपको अनपैक्ड डेसिमल डिजिट्स के फॉर्म में ही रिजल्ट्स को देते हैं। तो ये आपके किस तरह के इंस्ट्रक्शन है, आस्काई एडजस्ट इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं आप इनको, और ये जो है आपको हमेशा अनपैक्ड डेसिमल डिजिट के फॉर्म में रिजल्ट को जनरेट करते हैं। इसीलिए इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज अनपैक्ड BCD अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इनका एक और नाम भी है जिसे आप क्या कहते हैं, अनपैक्ड BCD अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इफ MN/MX is low, the 8086 operates in which mode? अगर आपका ये जो MN/MX ये वाली पिन है अगर ये लो होती है तो आपका 8086 कौन से मोड में ऑपरेट करता है, तो ये मैक्सिमम मोड में ऑपरेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ क्वेश्चन मार्क इंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ इंटरप्ट सर्विस प्रोग्राम ISP या ISR टेक्स द एग्जीक्यूशन बैक टू द इंटरप्टेड प्रोग्राम। देखो, जब भी इंटरप्ट आता है, ठीक है, जब भी इंटरप्ट जनरेट होता है तो हम जंप कर जाते कहाँ पे, ISR पे।
ठीक है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे। तो जब हमें यहाँ से वापस अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करना होता है, तो उस टाइम पे हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है, तो दैट इज योर रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका बी। तो एक बार फिर से देख लो कि जब भी आपके पास इंटरप्ट आती है, तो इंटरप्ट के केस में आप ISR को सर्विस देते हैं। ठीक है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इंटरप्ट सर्विस प्रोग्राम को रन करता है आपका प्रोसेसर। उसके बाद वो अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो पे वापस आता है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है, तो दैट इज रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट ALE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब है एड्रेस लैच इनेबल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, कि आपका जो कंबाइंड एड्रेस और डेटा बस होते हैं, कब एड्रेस बस की तरह काम करेगा और कब डेटा बस की तरह काम करेगा, ये कौन बताएगा, ALE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन इज। तो वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो किसी भी रजिस्टर से या मेमोरी लोकेशन के जो कंटेंट है उनमें एक डिक्रीमेंट कर देता है। डिक्रीमेंट का मतलब घटाना, तो डिक्रीमेंट का DEC, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब डिक्रीमेंट कर रहा होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट बाय 1 करना होगा तो DEC इंस्ट्रक्शन यूज किया जाएगा। जब इंक्रीमेंट बाय 1 करना होगा, मतलब 1 ऐड करना होगा, तो INC यूज किया जाता है। तो एक ऐड करना है तो INC यूज कर लेंगे। ठीक है, और जब एक घटाना है तो DEC यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल्स सब्ट्रैक्शन विद बोरो। आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो बोरो के साथ सब्ट्रैक्शन करता है, तो वो कौन सा है, दैट इज SBB। ठीक है, SBB। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द फ्लैग दैट एक्ट एज बोरो फ्लैग इन द इंस्ट्रक्शन SBB। SBB फ्लैग जो होता है, इसमें कौन सा फ्लैग है जो किसकी तरह काम करता है, बोरो फ्लैग की तरह काम करता है, तो वो आपका होता है कैरी फ्लैग। जो आपका कैरी फ्लैग है ना, यही कैरी, मतलब जब आप एडिशन विद कैरी करते हैं, ठीक है, ADC करते हैं, तब भी यही यूज होता है कैरी फ्लैग। और जब आप SBB सब्सट्रैक्शन विद बोरो करते हैं, तो उस केस में भी आपका कैरी फ्लैग ही यूज होता है एक्चुअली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरी फ्लैग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए, आपको कहा है कि द नंबर ऑफ टाइम इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस बिलो विल लूप आफ्टर कमिंग आउट ऑफ लूप इज। मतलब आपका जो ये आपको दिया हुआ है प्रोग्राम, ये कितने टाइम इसमें लूप होगा, ठीक है, कितनी बार लूप रन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है मूव AL, 00H। मतलब आपके पास जो एक्यूमुलेटर है, मतलब AL जो लोअर एड्रेस पार्ट है, मतलब लोअर 8 बिट्स हैं, ठीक है, रजिस्टर की, वहां पे आपको क्या रख देना है, 00H। मतलब अगर मैं इसको बाइनरी में लिखूं तो ये हो जाएगा 0000 एंड 0000 इन बाइनरी। ठीक है, अगर इसको डायरेक्टली लिखें तो 00H हमने स्टोर कर दिया AL लोकेशन में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट AL, मतलब अभी अभी हमने बात किया कि इंक्रीमेंट क्या करता है, 1 से इंक्रीज कर देगा। तो जब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, AL में क्या आ जाएगा, अगर हम कहें तो अब आपका कंटेंट हो जाएगा AL में 0000 प्लस 1 किया है तो ये हो जाएगा 0001। ठीक, अभी आपके इसमें आ गया। अगर हेक्साडेसिमल में लिखे तो ये हो जाएगा 01H। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, अब अगली वाली लाइन पे आते हैं। यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब अगली लाइन में है JNZ-A1। ये JNZ का क्या होता है, जंप इफ कैरी फ्लैग इज नॉट सेट। एन का है कि मतलब अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू, सॉरी कैरी फ्लैग कह रहे हैं, JNZ मतलब 0, जो आपका 0 फ्लैग है इसकी वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, मतलब अगर इसमें मतलब आपका 0 फ्लैग अगर सेट नहीं है तो आपको जंप कर जाना है। कहां जंप कर जाना है, A1 पे जंप कर जाना है। ठीक है, तो जंप इफ 0 फ्लैग इज नॉट सेट। ठीक है, नॉट जीरो, अगर आपका जो रिजल्ट है वो नॉट 0 है, एक्यूमुलेटर में 0 नहीं है, तो आपको कहां जंप कर जाना है, A1 पे जंप कर जाना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये A1 पे जंप करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट को। जब फिर से इंक्रीज होगा तो यहां पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 02। और फिर से ये चेक करेगा JNZ, क्या आपका 0 फ्लैग सेट हुआ, नहीं। 0 फ्लैग सेट कब होगा, जब आपका जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो ऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि, देखो, जब आपका ये जो लूप है, जब 255th टाइम चलने जाएगा, ठीक है, जब
255th इटरेशन होगा, 255th इटरेशन के टाइम पे आपके कंटेंट क्या हो जाएंगे एक्यूमुलेटर के 1111 1111, ठीक है। मतलब एएल में क्या स्टोर होगा, ये वैल्यू स्टोर होगी। तो जब आप 256th टाइम आएंगे, जब आपका 256th इटरेशन होगा, तो उस टाइम पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक आप इंक्रीज करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल जीरो, ये वाला भी और ये भी, ठीक। तो जब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो आपका एएल है, ठीक है, एएल है, इसके कंटेंट जीरो हो गए और इसकी वजह से आपका जो जीरो फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपका ये वाला जो कंडीशन है JNZ A1, ठीक है, ये आपका फेल हो जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है। तो आपका इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए। मैंने गलती से कैरी कह दिया था, JNC होता ना तो ये कहता कि जंप इफ नो कैरी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट या इफ कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज नॉट जीरो, ठीक है। तब तक आप ये यहाँ पे बार बार यहाँ पे लूप में आते रहेंगे। तो जैसा मैंने बताया 255th पे 1111 आएगा। अब जब 256 इटरेशन होगा तो यहाँ पे एक कैरी जनरेट होगा और एक्यूमुलेटर के कंटेंट सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। और ये आपकी जो कंडीशन है JNZ वाली, ये आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन, चलिए हम लोग आगे आते हैं। What will be the contents of register AL after the following has been executed? आपका जो AL रजिस्टर है, ये जो इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है, इसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा, तो चलो देख लेते हैं डायरेक्टली। ये क्या कह रहा है, मूव BL, 8C, मतलब BL जो रजिस्टर है इसमें आपको क्या रखना है, 8C रखना है। और AL रजिस्टर में क्या रखना है, थोड़ा क्लियर कर ले इसको, 1 सेकेंड। AL रजिस्टर में हमें 7E रखना है, AL में 7E रखना है। और इसके बाद कह रहा है एड AL, BL, उसके बाद इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसानी होगी। तो 8 का बाइनरी हमारा क्या हो जाएगा, 1000 और आपका जो ये C है इसका मतलब होता है 10 11 12, है ना। तो 12 का होता है 110 और इसके बाद ये जो आपका 7E है, तो 7 का मतलब होता है 0111 और E का मतलब होता है 1110। तो चलो ऐड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। तो 000 और ये हो गया 1 1 1 0 1 1 1, 3 1 ऐड हुआ तो यहाँ 1 आया, यहाँ कैरी आया 1 1 1 0 और यहाँ पे आया आगे 1 1 0 1 1 0 1 1 0 और एक आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पे कैरी आ गया, ठीक है। तो आप अगर इसको बाइनरी में, सॉरी, इसको हेक्साडेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0 और ये है आपका A, ठीक है। 0000 क्या होता है, ये होता है 0 और 1010 ये होता है A। तो इसका आंसर जब BL और AL के कंटेंट मतलब 8C और 7E को ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिल रहा है, 0A, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो कैरी जनरेट हो रहा है, कैरी फ्लैग आपका सेट हो जाएगा, तो ये हो गया 0A एंड कैरी फ्लैग इज सेट, ये ऑप्शन सही हो गया। अब एक चीज और बताएं कि अगर इसमें ये पूछा होता कि ऑक्सिलरी कैरी सेट होगा या नहीं, तो देखो ये आपका 4th बिट है ना, D0 1 2 3, जो आपका ये 4th बिट है, यहां से कैरी जनरेट होके ये वाले बिट पे आया 5th, निबल से कैरी आगे प्रोपागेट हो रहा है। इसलिए आपका जो कैरी फ्लैग है, 1 सेकेंड थोड़ा साफ सुथरा रहे, तो आपका जो ऑक्सिलरी कैरी है AC, ये भी आपका क्या होगा, सेट होगा। जीरो फ्लैग की बात करें तो जीरो फ्लैग आपका 0 ही रहेगा, ओवरफ्लो यहाँ पे कहीं नहीं होगा, ओवरफ्लो वाली कंडीशन नहीं है। और दूसरी चीज हम अगर बात करें कि नेक्स्ट आपका क्या क्या कंडीशन है और कौन से फ्लैग होते हैं, साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग देखिए आपका जो साइन है, साइन पॉजिटिव नंबर है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमने लगभग सारे फ्लैग्स के बारे में बात कर ली। जीरो फ्लैग आपका 0 रहेगा, साइन फ्लैग की वैल्यू 0, कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि कैरी जनरेट हो रहा है। ऑक्सिलरी कैरी, यहाँ पे ये जो 4th बिट है यहाँ से कैरी भी जनरेट होकर आगे जा रहा है, इस वजह से भी आपका जो ऑक्सिलरी कैरी है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स लॉजिकल एंड ऑपरेशन एंड द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज नॉट अवेलेबल इज। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है लेकिन जो रिजल्ट होता है वो आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दैट इज टेस्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। टेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है लेकिन ये इस रिजल्ट्स को नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे हमने कहा जो आपका कौन सा इंस्ट्रक्ट था, CMP, ये अपना
सब्ट्रैक्शन तो कर रहा था लेकिन सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को कहीं नहीं स्टोर कर रहा था, तो वैसे ही आपका टेस्ट भी है। इन द टेस्ट इंस्ट्रक्शन द लॉजिकल एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एंड द रिजल्ट इज नॉट स्टोर्ड बट द फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ये ध्यान रखिएगा, टेस्ट इंस्ट्रक्शन आपके फ्लैग्स को इफेक्ट करता है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये रिजल्ट नहीं स्टोर करता है बट ये फ्लैग्स को इफेक्ट करता है, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स टू एन इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट इट रिपीटेडली अंटिल द CX रजिस्टर बिकम 0। कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, पहला पॉइंट, और ये तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है लगातार जब तक CX रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज REP, रिपीट है ना, रिपीट से बना आपका REP, ठीक है। रिपीटेडली ये चलता रहेगा जब तक आपका CX रजिस्टर का कंटेंट 0 ना हो जाए। तो इंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा जानिए। द इंस्ट्रक्शन टू विच द REP इज प्रीफिक्स इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल CX रजिस्टर बिकम 0. Okay, when CX becomes 0, the execution proceed to the next instruction in sequence. Fine. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड टू कॉल अ सबरूटीन फ्रॉम द मेन प्रोग्राम एंड रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल्ड फंक्शन आर। कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो सबरूटीन कॉल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मेन प्रोग्राम से सबरूटीन कॉल के लिए किस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं और वापस आने के लिए कौन से इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल एंड रिटर्न। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कॉल यूज होगा सबरूटीन कॉल के लिए मेन प्रोग्राम से और रिटर्न मेन प्रोग्राम में वापस आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शन दैट अनकंडीशनली ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज जंप, JMP, ठीक है। जंप इंस्ट्रक्शन को आप अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। NOP इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूसेस, NOP का पहले फुल फॉर्म जानिए। NOP मतलब होता है नो ऑपरेशन, ठीक है। तो NOP का मतलब क्योंकि नो ऑपरेशन है, सो इस वजह से आपका देयर इज नो ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म फॉर क्लॉक साइकिल एंड दैट्स व्हाई देयर एग्जिस्ट अ डिले, ठीक है। तो नो ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा है एक क्लॉक साइकिल में, इस वजह से आपका डिले इंट्रोड्यूस हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि नो ऑपरेशन इंट्रोड्यूसेस डिले, फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, कौन सा मशीन कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो दैट इज CLC इज नॉट मशीन कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, इट इज फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर फ्लैग मैनिपुलेशन, और इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज क्लियर कैरी फ्लैग, ठीक है, कैरी फ्लैग को क्लियर करने के लिए, ठीक है। Next, the ROR instruction rotate the contents of destination operand to। ROR rotate right, तो नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअली रोटेट राइट विदाउट कैरी, ठीक है। तो ये किस तरफ रोटेट करेगा, ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। द डायरेक्टिव दैट मार्क्स द एंड ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब हम लोग आ गए हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स की तरफ। तो पहले जानिए कि असेंबलर डायरेक्टिव क्या होता है। तो आपके पास असेंबलर होता है, ठीक है। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो आपके असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपको इस असेंबलर को डायरेक्शंस देने के लिए कि ये असेंबलर किस तरीके से काम करे, या इसको प्रोग्राम करने के लिए, इसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्चुअली कि इसको किस तरीके से काम करना है, उसके लिए असेंबलर डायरेक्टिव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। असेंबलर को डायरेक्शंस देने के लिए असेंबलर डायरेक्टिव को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम कुछ असेंबलर डायरेक्टिव्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था, द डायरेक्टिव दैट मार्क्स द एंड ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, वो कौन सा होता है, एंड। और किसी भी सेगमेंट का एंड मार्क करने के लिए आपके पास कई सारे सेगमेंट होते हैं 8086 में, तो सेगमेंट एंड को इंडिकेट करने के लिए एंड एस का यूज करते हैं। एंड एस मतलब एंड सेगमेंट, और एंड ऑफ प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्राम है उसकी एंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल एंड यूज करते हैं, ठीक है। तो द डायरेक्टिव दैट मार्क्स द एंड ऑफ लॉजिकल सेगमेंट के एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मार्क करने के लिए एंड एस, और प्रोग्राम के एंड को मार्क करने के लिए एंड, ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव दैट अपडेट्स द लोकेशन काउंटर to the next even address while executing a series of instruction, okay। तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा डायरेक्टिव जो
आपके लोकेशन काउंटर को अपडेट करता है किस पे, टू नेक्स्ट इवन एड्रेस, इवन एड्रेस पे ले जाना है, इसीलिए इसके लिए जो डायरेक्टिव यूज होगा वो हो जाएगा इवन। ठीक है, नेक्स्ट the directive that directs the assembler to start the memory allotment for a particular segment, block or code from the declared address। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज किया जाएगा, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ORG। ठीक है, ORG के बारे में थोड़ा सा जानिए। अगर आप ORG राइट करते हैं, ठीक है, देन इट इनिशिएट्स द लोकेशन काउंटर टू कीप द ट्रैक ऑफ अलॉटेड एड्रेस फॉर द मॉड्यूल एज मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव। और अगर आप इसको नहीं मतलब अगर आप डायरेक्टिव, ये वाला डायरेक्टिव ORG को नहीं यूज करते हैं, द लोकेशन काउंटर इज इनिशियलाइज्ड टू ये 0000H। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डायरेक्टिव दैट मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ लॉजिकल सेगमेंट, आप किसी भी लॉजिकल सेगमेंट के स्टार्टिंग को मार्क करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सेगमेंट, एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए NS। ठीक है, और अगर आप लोकेशन काउंटर को नेक्स्ट इवन एड्रेस पे सेट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इवन यूज करेंगे। ठीक है, सो किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर ब्लॉक या पर्टिकुलर कोड से अगर आप मेमोरी अलॉटमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं, असेंबलर को मतलब ये बताना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो या इस पर्टिकुलर ब्लॉक से आप स्टार्ट करिए, ठीक है, एग्जीक्यूशन, या इस पर्टिकुलर कोड से, तो इसके लिए आपको ORG असेंबलर डायरेक्टिव को यूज करना पड़ेगा। फाइन, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, मेरे बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।